हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन तक पहुंच गए थे अपने पिछले लेक्चर में, और आज ये जीओसी का लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा और कुछ एप्लीकेशंस करके उससे क्वेश्चंस करके जीओसी को स्टॉप करेंगे इस लेक्चर को, और फिर अपना नया मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन या हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटे अपना लेक्चर जहां से हम लोगों ने स्टॉप किया था। पिछली क्लास फिनिश की थी हम लोगों ने। पिछली क्लास हम लोगों ने फिनिश की थी जहां पर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन को बता दिया था कि इट इज आल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। मेरे हिसाब से ये वाली आपकी शीट थी जिसको कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बराबर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम कैसे गिने जाएंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन एटम देखे जाएंगे, और अल्फा कार्बन जिस पर आप हाइड्रोजन देख रहे हो दैट मस्ट बी sp3। वो कैसा होना चाहिए? sp3 होना जरूरी। दूसरी बात मैंने कहा था, इन द अबव हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स H आयन इज प्रेजेंट विदाउट एनी बॉन्ड। बिना किसी बॉन्ड के H आयन अपनी जगह पे प्रेजेंट है, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। इस इफेक्ट की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट बेकर और नाथन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता। यहां तक आपकी बात समझ में है? बोलिए निखिल, आयुष, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो चलिए आगे की बात बताता हूं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो H पॉजिटिव यहाँ प्रेजेंट है ये विदाउट एनी बॉन्ड प्रेजेंट कैसे, तो किस तरीके से प्रेजेंट है उसके लिए बात ये है कि जो H पॉजिटिव है ये इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके साथ जो है एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब आप पार्शली आयनिक बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। एक तरीके का आयनिक बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पूरी पूरी आयनिक बॉन्डिंग तो नहीं है, पार्शियल आयनिक बॉन्डिंग है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से H पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ, ये आप मान सकते हैं इसको, जो साइंटिस्ट मानते। तो इस बेकर नाथन इफेक्ट का और कहां कहां यूज होता है जरा हम देख लेते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर conjugative structures, greater is the stability of the species. Number first, example number 1. Example number 1. Stability of carbocation. ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोकैटायन है, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन है प्राइमरी कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। ये कार्बोकैटायन है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। और ये कार्बोकैटायन है टर्शरी कार्बोकैटायन, और इसे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं।
तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शियरी। एंड दिस इज मिथाइल या सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब हमको इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करनी है। तो अगर हम इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करनी है तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। पहला फैक्टर तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर भी काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर काम कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान दीजिए, ये कार्बोकैटायन का ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 है और ये sp2। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मोस्ट नेसेसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी? मोस्ट नेसेसरी कंडीशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अल्फा कार्बन पर जो खुद में sp3 हो, उस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम देखो कितने लगे हुए। तो अगर टर्शरी में देखे जाए तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर सेकेंडरी में देखे जाए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो जाएंगे। प्राइमरी में देखे जाए तो कुल मिला के 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो कुल मिला के 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी डेवलप हो जाएंगे। और इस केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कहीं पर भी कोई अल्फा कार्बन नहीं लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पर नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैंने ऊपर वाला आपको लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज। तो अपने आप बताइए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल? सबसे कम स्टेबल मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अजय, हिमांशु? हाँ, हिमांशु सही है। टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल। हाँ, तो वही हमने लिखा है, टर्शरी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। अच्छा, अब इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं ले लेता हूं CH3 CH3 पर पॉजिटिव। मैं ले लेता हूं CH3 CH2 CH3 पर पॉजिटिव। मैं ले लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH3 पर पॉजिटिव। I want to know the stability order of these 3 species based on the hyperconjugation. क्या आप लोग मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने होंगे। अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन एटम की मैं बात करूं तो इस केस में ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन। इससे अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। टोटल मिला के 6 हो गए। अंशिका के अलावा सबका आंसर सही है। अंशिका, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ध्यान दो। अल्फा की जगह शायद आपने बीटा भी गिन ली। बाद बाकी सभी बच्चों ने आंसर सही दिया। आयुष, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बहुत ही अच्छा है, आपने ऑर्डर भी बताया। अच्छा, अंशिका ने आंसर नहीं दिया? किसने दिया था फिर ये आंसर मुझे? अंशिका नहीं दिया है, थर्ड। अच्छा, आपने पिछले वाले का आंसर लेट दिया है। अच्छा, हाँ हाँ, ये समझ में आ रहा है मुझे, पिछले वाले का आंसर दिया है। हाँ, चलिए, तो इस वाले का दो बेटे। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये अल्फा है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये मैं थर्ड थर्ड डिग्री, हाँ, तो आपने थर्ड डिग्री नहीं लिखा था तो गड़बड़ हो गया। हाँ, चलिए इसको देखिए बच्चे, क्या हो जाएगा। ये 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर। बाद बाकी सभी बच्चों ने आंसर मुझे सही दिया, तो कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर अगर अल्फा और अल्फा देखा जाए तो यही दो अल्फा हैं, तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। और यहाँ पर भी अगर अल्फा और अल्फा देखा जाए तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो इट विल बी लेस स्टेबल। तो सीधी सीधी बात है, अगर मोस्ट स्टेबल की बात की जाए तो कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से आ जाए। यहाँ पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। समझ बात आ रही नहीं यार, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कम स्टेबल है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ने इसको हरा दिया। इसका मतलब पावरफुल इफेक्ट है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, और वीक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जहां पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात होने लगेगी वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट रिसेसिव हो जाएगा और वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। चलिए अगला एग्जाम्पल हम जो लेने जा रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है एल्कीन की स्टेबिलिटी? ध्यान, एल्कीन की स्टेबिलिटी है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इसी तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या काम कर जाएगा बताइए? यहाँ पे कर जाएगा CH3 और यहाँ पे कर जाएगा CH3। इसके बाद CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा इसके बाद बेटा, इसके बाद मैं यहाँ नीचे लिख के दे रहा हूं, इसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांस है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप लगे हैं। अगर ग्रुप सेम डायरेक्शन में लगे हो तो लेस स्टेबल हो जाता है और ये सिस फॉर्म कहलाता है। मैं दोनों लिख के दे रहा हूं, ये हमारा ट्रांस है और ये हमारा सिस फॉर्म। और उसके बाद प्रोपीन, और मेरे बेटे सबसे कम इथाइलिन। इथाइलिन इज द लीस्ट स्टेबल एल्कीन बिकॉज इट हैज no hyper conjugative structure or hyper conjugation is not possible in ethylene। अच्छा मुझे अल्फा हाइड्रोजन एटम गिन गिन के बताओगे क्या? पहले वाले में कितने हैं भैया? ये भी अल्फा कार्बन है, 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 तो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। इस केस में अल्फा 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 और 9 अल्फा प्रेजेंट है। इस केस में अल्फा अल्फा टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको अल्फा मत गिन लेना, ये तो खुद ही sp2, तो कोई 8 गिन ले। sp2 के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन। इस केस में देखो ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो यहाँ पर भी 6 अल्फा प्रेजेंट है। इस केस में भी ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस केस में ये अल्फा है तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और इस पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो भैया 1 2 3 मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इन तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल है। हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाली और उससे पता की। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को छोटे में HOH कहते हैं। जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटे?
कम हो, और जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां से एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता कि सर ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। चलिए मैं बात करता हूं। तो पहले बात हम लोग कर लेते हैं HOH या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when one hydrogen molecule is added to the unsaturation या एल्कीन, वैसे एल्काइन में भी अनसैचुरेशन होता है इसलिए एल्कीन लिखना अच्छा नहीं, इज नोन एज HOH। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम लोग HOH भी कहते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी मान लो एल्कीन, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है इससे मुझसे लेना देना नहीं। अगर आपने एक हाइड्रोजन एटम ऐड किया तो यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया तो डबल बॉन्ड टूट गया और ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया और एक एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अगर ऐसी रिएक्शन होगी तो ये एक्सोथर्मिक है और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करेगी। दैट हीट रिलीज इज HOH। हीट कहो या एनर्जी कहो, ठीक है ना, एनर्जी ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। यहाँ पर एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी ये रिलीज होगी ये रिलीज्ड एनर्जी HOH होगी। तो अगर ज्यादा स्टेबल एल्कीन है तो जो HOH रिलीज होगी वो कम अमाउंट में रिलीज होगी, और अगर कम स्टेबल एल्कीन है तो HOH रिलीज होगी वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटली और वहां से पता चल जाए, ठीक है ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि HOH और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के रिवर्स। तो क्या मैं एक आध ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकता हूं? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन द ऑर्डर ऑफ HOH। एक आध दो एल्कीन देखिए, एक एल्कीन ये है, एक एल्कीन ये है, एक एल्कीन ये है, और एक एल्कीन हम ये ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए क्या निकालना है हमको, HOH। तो मेरे हिसाब से हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, हम लोग पहले स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से निकल आएगी। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है बताओ, ए वाले में, जल्दी जल्दी बोलो, ABCD में कितने? यहाँ CH3 लगा हुआ है बेटे, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। यहाँ दो दो CH3 लगे हुए हैं तो यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। यहाँ पर 3 इधर प्रेजेंट हैं और 2 इधर प्रेजेंट है, 3 और 2 5, तो टोटल 5 अल्फा प्रेजेंट है। और यहाँ पे 3 3 6 3 9, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। ये भी CH3 है, ये भी CH। टर्मिनल कोई भी फ्री एंड होता है तो वो कार्बन होता है, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH3 लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने आपको इनिशियली IUPAC पढ़ाते समय पढ़ाया था। चलिए, तो स्टेबिलिटी अगर निकालने लगे तो स्टेबिलिटी D की सबसे ज्यादा है, D के बाद बेटा B की,
बी के बाद बेटा सी की, और सबसे कम स्टेबल है ए। तो अगर मैं HOH निकालूं तो बेटा ठीक रिवर्स हो जाएगा, डी की HOH सबसे कम होगी, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की, और ए की HOH सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये हाईली हाईली स्टेबल हाईली अनस्टेबल है इन चारों। बात समझ में आ गई? जो हाईली स्टेबल होगा वो डी, उसकी HOH सबसे कम होगी। निखिल, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बात बाकी बच्चों का तो आंसर आ गया। निखिल, आपका आंसर आया? हिमांशु ने दे दिया, अंशिका ने दे दिया, इन सब का आंसर मेरे पास दिखाई दे रहा है। रिप्लाई करो बेटे। चलो ठीक है। अगला एक चीज मैं और बताता हूं, उसके बाद में आप लोगों को जो है एक दो क्वेश्चन और दूंगा। एक चीज और बताता हूं, हम लोग जो टर्म को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो टर्म है हमारे पास हीट ऑफ कंबशन, जिसको HOC कहते हैं। इसको इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कह सकते हैं। ये हीट ऑफ कंबशन मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन होगी, ध्यान दो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन one molecule of alkene undergo combustion। combustion इन प्रेजेंस ऑफ एयर होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो है ऐसा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बेटे कंबस्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एल्कीन अनस्टेबल है तो कंबस्शन से निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, और एल्कीन अगर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, तो कंबस्शन से निकलने वाली एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब HOC और HOH का ऑर्डर सेम होगा क्या? हाँ सेम होगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। तो इसमें पहली बात तो ये आती है कि HOC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताइए जल्दी, स्टेबिलिटी। और दूसरी बात ये आती है कि HOC is directly proportional to number of carbon atoms। तो दोनों बातें देखनी पड़ेगी। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हमको अरेंज करना है, हमको क्या क्या निकालनी है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अरेंज द फॉलोइंग in order of HOH and HOC। नंबर पहला, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, और नंबर चौथा। ये चारों एल्कीन को आप HOH और HOC के ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं।
अब हम करें तो क्या करें, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या काम करेंगे कि इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम देखें। तो अगर इस एल्कीन में देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन, और हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन एटम लगे हैं रिंग में, तो टोटल मिला के 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर बी वाले में देखा जाए तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। यहाँ CH3 तो 6 ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ देखा जाए तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन एटम ये है, बाद बाकी तो कहीं अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कार्बन CH3 लगा हुआ है, ये जो CH3 लगा है ये बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन थोड़ी। ये जो CH3 लगा है ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन थोड़ी। तो इस पर अगर हाइड्रोजन देखे जाए तो कुल मिला के 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। अच्छा, इसमें देखो तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो 2 2 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। तो अगर बेटे मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो क्या ऑर्डर हो जाए? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी के बाद डी वाला, डी के बाद कौन स्टेबल होगा? ए वाला, और सबसे कम स्टेबल एल्कीन हो जाएगी हमारी सी। बोलो भैया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं HOH की बात करूं तो ठीक इसका उल्टा। ठीक उल्टे का मतलब बी सबसे कम एनर्जी देगा, उसके बाद डी ज्यादा देगा, उसके बाद ए और सी जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन है वो ज्यादा देगा। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही? HOH में तो बिल्कुल ठीक इसका उल्टा होगा। HOH तो स्टेबिलिटी के जस्ट रिवर्स है। लेकिन अगर मैं बेटे यहीं पर HOC की बात करूं, ध्यान दो, HOC, तो क्या HOH वाला ही ऑर्डर लिख दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम थोड़ी है। इसमें रिंग में 6 कार्बन है, इस रिंग में 8 कार्बन है, इसमें भी 8 कार्बन है और इसमें 7 कार्बन है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। इसका मतलब जो पहला रूल काम करेगा वो कब काम करेगा? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, तो आप स्टेबिलिटी की बात करो। अच्छा, दूसरा रूल क्या काम करेगा? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हैं तो कौन सा रूल काम करेगा? सेकंड रूल का। और सेकंड रूल ये कहता है कि HOC उसका ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो मेरी बात बताओ, HOC इसमें किसका ज्यादा होगा? भैया बी और सी का ज्यादा होगा, दोनों में 8 8 कार्बन। अब बी और सी में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, तो जब बी और सी में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए तो ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन सी का आ जाएगा। तो HOC सबसे ज्यादा सी की हो, सी के बाद बी की होगी। अच्छा आप बताओ, बी तो ज्यादा स्टेबल था, फिर हीट ऑफ कंबशन ज्यादा क्यों है? अरे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा। ठीक है, इसके बाद ए और डी। तो डी, डी में क्या देखें? ए और डी में, अजय आपका आंसर सही है, मैंने देख लिया, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। ए और डी में क्या देखें? अरे नंबर ऑफ कार्बन देखो पहले, नंबर ऑफ कार्बन डी में ज्यादा है तो स्टेबिलिटी नहीं देखें, कोई मतलब नहीं। नंबर ऑफ कार्बन डी में ज्यादा है तो डी की हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी और ए की हीट ऑफ कंबशन कम होगी। गुड निखिल, बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही? हीट ऑफ कंबशन डी की जाए, ठीक है, सही, सही है। ये बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन HOH
HOC, इसका मैंने आपको आज ऑर्डर बताया। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन का लास्ट पार्ट था जो कि मैंने आज आपको करा दिया। और आपकी यहां से GOC, जिसके 4 इफेक्ट थे, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैरिक, मीजोमैरिक या रेजोनेंस, और चौथा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये चारों इफेक्ट आपके खत्म हो गए। क्लियर हो रही मेरी बात? तो हम लोग अब जो नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना, वो है हाइड्रोकार्बन। वहां से शुरू करें।